इलास्टिसिटी छोटा सा टॉपिक है, पिछले 15-20 सालों में 10 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसे श्योरिटी नहीं है कि हर साल आ ही जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस साल नहीं आएगा, ठीक है। अपन छोड़ भी नहीं सकते, छोटा सा एकदम छोटा सा टॉपिक है, तो इसे पढ़ते हैं। कोई भी मटेरियल के ऊपर जब हम लोग, मान लीजिए इससे एक मटेरियल को मैंने फिक्स कर दिया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या करता है, इसमें रहने वाले सभी प्रकार के एटम के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, उसे बढ़ा देगा। इसके वजह से इसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और तब तक इंक्रीमेंट होगा जैसे ये मेटल ऑब्जेक्ट का एटम डिस्टर्ब हुआ तो एटम के डिस्टर्ब होने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो चाहता नहीं है कि उसका लोकेशन डिस्टर्ब हो जाए, वो अपनी जगह पे लाना चाहता है, इसीलिए वो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में एक फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, रीस्टोरिंग फोर्स तो डिपेंड करेगा कि एटम कितना डिस्टर्ब हुआ इस बात पे। एटम कम डिस्टर्ब होगा तो कम रहेगा रीस्टोरिंग फोर्स, एटम ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो ज्यादा रहेगा रीस्टोरिंग फोर्स। पर एक्सटर्नल फोर्स तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने सीधा सीधा लगा कितना दिए। तो हमारा फोर्स जो हमने लगाए हैं, उस फोर्स से शुरुआत में रीस्टोरिंग फोर्स कम रहेगा, और जब रीस्टोरिंग फोर्स कम रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ती रहेगी। जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि एटम इतना डिस्टर्ब हो जाए कि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। मान लीजिए ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अब फर्दर जो है लेंथ इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। तो मैथमेटिकली, मतलब न्यूमेरिकली, रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इस कंडीशंस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तब ये फर्दर इसका लेंथ का इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा। और जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स बंद कर देंगे, अब इसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा दिए तो ऑब्जेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्स तो है, तो वो सभी एटम को जो कि डिस्टर्ब हुआ था उसे वापस अपनी जगह लेके चला जाएगा, और यही प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो वापस अपनी जगह पे जो लेके जाने वाली टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, उसे कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो वापस अपनी जगह कौन लेके जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लेके जा रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स लेके जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लेके जा रहा है। तो यहां जो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसे फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, वो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर जो टर्म एक क्रिएट हुआ स्ट्रेस, वो कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा, एरिया तो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है वेक्टर के हिसाब से, रीस्टोरिंग फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो वेक्टर का रेशियो है स्ट्रेस। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस वाला, मतलब अगर एंगल पे लग रहा होगा तो उसका कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये है रीस्टोरिंग फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर यूनिट एरिया, ये है वो स्ट्रेस। अगर हमको इसकी यूनिट देखनी है तो यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसे हम लोग प्रेशर नहीं करते। प्रेशर हम लोग जब जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में, तब इस टर्म को प्रेशर कहेंगे, तब तक इसे फोर्स बाय एरिया ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बढ़ने का एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक ये अपने आप को रीगेन कर सकता है, उससे ज्यादा अगर हम खींच दिए तो वापस ही अपने लोकेशंस को रीगेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज लॉस हो चुकी है, और उसके बाद जो सिचुएशन हो जाता है, फिर वैसे मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, जो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे वापस ना आ सके, उसे कहते हैं कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखिए, इसीलिए मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम ये लिखेंगे, पर बार बार सीधा सीधा एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया भी कर देते सॉल्व करने के लिए। दोनों न्यूमेरिकली सेम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, आपस में इक्वल होने वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसीलिए डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया भी लगा देंगे तो वही आंसर आएगा जो कि रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया लगाने से आता है। तो अगर थियोरेटिकली स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना एक्सटर्नल बाय एरिया नहीं होता, रीस्टोरिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पर यूनिट
एरिया होता है, न्यूमेरिकली यही बात एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया के बराबर होता है। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए हमने एक फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो कितना होगा आप बताओ तो? 10/2 मतलब कितना? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर ऐसा नहीं है, ये क्रिएट नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा? स्ट्रेस तो तब क्रिएट होंगे जब एटम डिस्टर्ब होंगे। यहां पर जितने भी एटम है ऑब्जेक्ट का, वहां पीछे तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहां इस फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, एटम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे ये मार्कर है, हमने इस पे फोर्स लगा दिए और पीछे से इसको पकड़ के रखेंगे तब तो एटम डिस्टर्ब होगा ना, और अगर पकड़ के रखे ही नहीं तो ये तो मजबूर ही नहीं हुआ ना, हमने इसको फोर्स लगाई, ये चल दिया, तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ, इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? मूव करेंगे, मोशन में रहेंगे। ये हुआ एक कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, अगर मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 2 फोर्स लगाए, इधर के तरफ 10 न्यूटन और इधर के तरफ भी 10 न्यूटन, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से वही 2 मीटर स्क्वायर, तो यहां स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? यहां स्ट्रेस होगा, क्योंकि अब दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ फोर्स लग रहे, तो दोनों तरफ फोर्स लग रहे, तो यहाँ 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब होंगे। अब वो मजबूर किया जा रहा है, मतलब ऐसे पकड़ लिया और ऐसे खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। तो जब हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच रहने वाले सभी एटम क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, और जब ये डिस्टर्ब होंगे तो यही प्रॉपर्टीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, फिर वापस अपने आप को रीस्टोर करना चाहेगा, इसी को हम कहेंगे फिर स्ट्रेस। तो अब ये बताओ स्ट्रेस में क्या लिखूंगा मैं? 10/2 लिखूंगा या 20/2 लिखूंगा या 10 - 10/2 लिखूंगा? सोच के बताओ तो। 10/2, 20/2 या 10 - 10/2? हो सकता है ना, तीनों चीज सोच सकते हैं अगर सोचने जाए तो। ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो आप फोर्स के हिसाब से सोचोगे तो 10 - 10 नेट फोर्स 0 हो गया, बराबर। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या करा रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो इसीलिए ये वाला तो कौन सा होगा? ये वाला, बराबर है। ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये इस समय में देखिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ फिक्स करके रखे थे, 2 फोर्स जब लगता है ना तो एक तरफ तो सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि उसे फिक्स रखा जाए, ठीक है। अगर हमने दूसरी तरफ फोर्स लगाएंगे नहीं तब तो फिक्स रहेगा ही नहीं। तो दिखने में भले ही यहाँ पर आपको एक तरफ लग रहा है फोर्स, बट एक्चुअली में जब इसे खींचा जा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये वॉल भी, जो भी चीज है जिसके साथ ये चिपका हो, वो भी इसे खींच रहा होगा उसी फोर्स से, बराबर। तो ये दूसरे तरफ तो बाय डिफॉल्ट फोर्स है। स्प्रिंग में भी आप देखे होंगे, स्प्रिंग एक जगह फिक्स कर देते हैं और एक तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स दिखने को एक ही तरफ है बट रहता है दोनों तरफ, ठीक है। तो गिनते किसी एक का, 2 का गिनते नहीं, तो इसलिए इसे 10/2 भी नहीं गिनेंगे और 20/2 भी नहीं गिनेंगे। कौन सा गिनेंगे अपन? ये भी नहीं गिनेंगे, इसे यही गिनेंगे, ठीक है। 2 फोर्स है, मतलब एक को काउंट करना है, 2 फोर्स है और किसको काउंट करना है? एक को काउंट करना। तो ये यहाँ का आंसर हो गया। क्या ये बात आपको समझ गया? इसी में तीसरा कंडीशंस ऐसा अगर दिखा कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी 2 मीटर स्क्वायर है, इधर के तरफ लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। अब बोलेगा स्ट्रेस बताओ, तो अब बताओ 10/2 लिखूंगा, 6/2 लिखूंगा, 16/2 लिखूंगा, 4/2 लिखूंगा। हो सकता नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी सोचने जाएंगे तो, जैसे कि वहां पर 3 पॉसिबिलिटी सोचा गया वैसे यहां पर भी सोचा जा सकता है। 10/2, 6/2, इस साइड से सोचो तो 6/2, उस साइड से सोचो तो 10/2, दोनों ऐड कर दो तो 16/2, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4/2। बताओ क्या सही है इसमें से? 4/2। ऐसा नहीं है, 4 की वजह से तो ये मूव कर रहा है, देखो नेट फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। नेट फोर्स कितना है यहाँ पर? 10 - 6, 4।
ये रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ उसने तो स्ट्रेस ही नहीं क्रिएट किया। जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ उसने तो स्ट्रेस ही नहीं क्रिएट किया। स्ट्रेस क्रिएट किया कौन? ये 6। देखो इस 6 को काउंटर करने के लिए इस 10 के 2 हिस्से मान लो, 6 और 4। इस 6 को ये वाला 6 मजबूर कर रहा है और ये वाला 4 मोशन करा रहा है। क्या ये बात आपको समझ गया? तो जो एटम के बीच का डिस्टेंस सेपरेट हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है वो 4 की वजह से नहीं हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? 6 के वजह से हो रहा है। मतलब दोनों तरफ इक्वल अमाउंट का जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन का, उसके वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो स्ट्रेस यहां पर क्या लिखेंगे अपन? 6/2। मतलब ये वाला आंसर हुआ। ये भी नहीं हुआ। क्या ये तीनों बातें समझ गया? चौथा कंडीशन, यहां फिक्स कर दिया मैंने। यहां जो फोर्स लगाया ये 20 न्यूटन का है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लो 2 मीटर स्क्वायर का है और इसके बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो यहां स्ट्रेस क्या होगा? देखो F cos थीटा बाय A होगा या F बाय A cos थीटा होगा या भी F बाय A हो जाएगा या फिर F sin थीटा बाय A हो जाएगा या फिर F बाय A sin थीटा हो जाएगा। ये सब चीजें ऑप्शन में सोचा जा सकता है। जरा सा दिमाग लगा के सोच के बताओ तो। गलत सही हो आप सोचो, ठीक से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। छोटी छोटी बातें हैं, सोच लिया आपने। अब देखो ध्यान से, ये वाला एरिया ऐसा एंगल पे है, ऐसा वर्टिकल एरिया तो नहीं है, यहां पर एरिया ऐसा है। तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट निकालो, इधर की तरफ F cos थीटा और इधर की तरफ F sin थीटा। तो अलोंग सरफेस ये हुआ और ये हुआ परपेंडिकुलर टू सरफेस, बराबर। तो अलोंग सरफेस बाय एरिया भी स्ट्रेस होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस भी बाय एरिया भी स्ट्रेस होता है। परपेंडिकुलर टू सरफेस बाय एरिया जो है वो होता है नॉर्मल वाली स्ट्रेस और अलोंग सरफेस पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस। आपने पढ़े होंगे, कभी तो पढ़े होंगे, अभी तो मैं बताया नहीं, लेकिन कभी आप पढ़े होंगे कि ऐसे टॉप पे से फोर्स लगाती है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है ना। उसको क्या देख रहे हैं? ऐसे टॉप पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा हल्का सा टिल्ट हो गया, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस है। पढ़े तो है ना, 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला शेयरिंग स्ट्रेस है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग सरफेस लग रहा है। तो यहां पर दोनों प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो आप बताओ कि F cos थीटा बाय एरिया, ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। और F sin थीटा बाय एरिया, ये है शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है। अब सवाल में नॉर्मल स्ट्रेस पूछा या शेयरिंग स्ट्रेस, उस बात पे अपन देख लेंगे। तो ये भी नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो स्ट्रेस के बारे में मेरे ख्याल से चीजें थोड़ा सा क्लियर हुआ। स्ट्रेस का मतलब कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया नहीं, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी हो, उसमें परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द सरफेस हो जाएगी, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा वो डिवाइड बाय एरिया, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस कौन सा फोर्स है, कौन सा स्ट्रेस है?
अलोंग द सरफेस। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। बराबर है, इतनी बात जम गया। एक फोर्स लगाया मैंने, दोनों तरफ फोर्स लगाया मैंने, ऑब्जेक्ट को फिक्स करके दिखाया आपको, दोनों तरफ अलग अलग फोर्स लगा के दिखाया और एंगल पे लगा के दिखाया। अब मेरे ख्याल से सभी प्रकार क्लियर हो गए। लिख लीजिए आप इसे। वर्ड में लिखा हो, मेरी मर्जी, तो मैं नहीं लिखा था। इस बार जो संडे को होने वाली टेस्ट थी उसे हम लोग आगे लेंगे, मतलब या तो ट्यूसडे को या वेंसडे को। डिपेंड करेगा जेई मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है। अगर मंडे को रिजल्ट आएगा तो हम वेंसडे को लेंगे, और अगर संडे की रात को रिजल्ट आ गया तो ट्यूसडे को लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होने वाली है, इसीलिए सैटरडे भी पढ़ाएंगे, संडे भी पढ़ाएंगे। और जेई मेंस का रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आ रहा है, तो फिर बहुत जबरदस्त पार्टी होगी। अब आप लोगों के लिए चैलेंज हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। नीट वाले को भी दिखाने पड़ेंगे आउट ऑफ लाके। स्ट्रेस के बारे में ध्यान रखना। यूनिट ऐसा डायमेंशन से अगर लिखोगे तो m l-1 t-2 ये हो जाएगा डायमेंशन। ये टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स भी परपेंडिकुलर टू सरफेस। दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेस। ऐसा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल बॉक्स है जो नीचे ऐसे फिक्स है, रिजिड है, मतलब नीचे से वो मूव नहीं कर सकता। इस पे टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है, सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो क्या होगा, ये एंड शिफ्ट हो जाएगा इधर कहीं और ये वाला एंड शिफ्ट हो जाएगा इधर कहीं, थोड़ा सा टिल्ट कर गया एंगल थीटा से। तो ये हुआ इसका हॉरिजॉन्टल अलोंग टेंजेंट जो है टिल्ट हुआ। तो यहां पर जो ये फोर्स बाय एरिया है, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, उसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स का
टेंजेंशियल कंपोनेंट बाय एरिया, ये हुआ शेयरिंग स्ट्रेस। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब किसी लिक्विड या फ्लूइड को ऐसे इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, मान लीजिए ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, अगर ये प्रेशर दोनों सेम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों प्रेशर में से कोई भी ज्यादा हुआ, अगर इंटरनल ज्यादा हुआ तो ये एक्सपेंड कर जाएगा और अगर एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो कंप्रेस कर जाएगा। तो मान लो कि एक्सटर्नल यहाँ पर ज्यादा है तो ये कंप्रेस हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है वो चेंज इन वॉल्यूम कहलाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कहलाएगा। ये वाला इनिशियल वॉल्यूम है, ये वाला फाइनल वॉल्यूम है। तो इस वक्त इस दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इसे प्रेशर ही कहते। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो सिंपली हो गया चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो कंप्रेस करेगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंड करेगा। इसे कई बार हम लोग सिंपली P से डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये P जो है वो प्रेशर नहीं है। कौन सा प्रेशर है? एक्सेस प्रेशर, ठीक है। जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में है उसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, लिख डालिए आप इसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस करके। रेड वाला कोई स्ट्रेन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तीन प्रकार के होने वाले। पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये ऊपर वाला लिख चुके। ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये ऊपर का डायग्राम बनाया हुआ। हो गया।
दूसरा टर्म है शेयरिंग स्ट्रेन। ये डायग्राम है दूसरा, सेकेंड वाला। इसमें जो थीटा होता है उसे शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर इसकी हाइट मान लीजिए h है, ये इधर की तरफ गया x, तो x बाय h। ये तीसरा डायग्राम है। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हो गया, हटा दी इसे। नेक्स्ट लिखेंगे हुक्स लॉ। हुक्स ने बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress is proportional to strain under elastic limit। इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां जो कांस्टेंट आता है उसे फिलहाल E से डिनोट करते हैं। ये जो E है वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। सेम यूनिट एज स्ट्रेस। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। जब तक मटेरियल सेम है तब तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे चल के पढ़ेंगे, तीन प्रकार के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस। शेयरिंग मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। जब तक मटेरियल सेम रहेगा तब तक ये सेम रहेगा। मटेरियल जब तक नहीं बदला तब तक ये नहीं बदलेगा। एक फैक्टर बस ये है टेम्परेचर, जिसपे कि ये डिपेंड करता है। मतलब ये बातें यहीं लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब ऐसा है कि कोई रॉड है, उसका लेंथ डबल कर दिए, एरिया हाफ कर दिए, तो इससे यंग्स मॉडुलस में क्या फर्क पड़ेगा? तब क्या बताओगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रॉड को काट के आधा कर दिए, एरिया को उसको जोड़ के डबल कर दिए, यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, तो इसीलिए ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स पे, लेंथ पे, एरिया पे, रेडियस पे, ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर को बढ़ाने से इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम होती है, मतलब ये कम होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस, इसे गामा से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो यंग्स मॉडुलस हो गया वो हो गया फोर्स एल ऊपर चला गया बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। यहीं से आप एक चीज और रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप यहां से एफ निकालने का प्रयास करें तो ये जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। ये है चेंज इन लेंथ। ये टर्म कांस्टेंट है किसी रॉड के लिए, यंग्स मॉडुलस, उसका ओरिजिनल लेंथ, उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब कांस्टेंट है। तो ये अगर आप स्प्रिंग से रिलेट करो, स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स होता है ना, तो x मतलब कंप्रेशन या एक्सटेंशन, या डेल्टा एल का मतलब कंप्रेशन या एक्सटेंशन। तो ये वाला जो टर्म है ये इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, K के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। मतलब यहीं से अपन कह सकते हैं K इक्विवेलेंट जो है, K मतलब इक्विवेलेंट किस में, स्प्रिंग में, इक्वल टू हो गया यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाय लेंथ, ये किस में, रॉड में। ठीक है, ये हुआ एक बात। इसका अगर यूज करके क्वेश्चंस देंगे तो आप ये समझिए कि सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A2 है, लेंथ L2 है, इसका लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका यंग्स मॉडुलस Y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस Y2 है। इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिए F। बोला जाएगा कि X कितना हुआ, X मतलब नेट चेंज इन लेंथ, लेंथ कितना हुआ। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। तो नेट चेंज इन लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो इस पे लगा रहे हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तब इस फोर्स का कितना वैल्यू यहाँ पे लगेगा वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। नेट फोर्स एक्सटर्नल F लग रहा है, वही इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू X होने वाला है। ये जो नेट फोर्स F है वही इक्वल टू क्या होने वाला है, K इक्विवेलेंट इनटू X। तो जो X हमको निकालना है वो नेट फोर्स बाय क्या निकालना है अपन को, K इक्विवेलेंट। 2 स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, इसको आप एक स्प्रिंग मान लो और इसको आप दूसरा स्प्रिंग मान लो, इसका आप K1 मान लो, इसका आप K2 मान लो, स्प्रिंग इक्विवेलेंट। इस K1 को क्या लिख सकते हैं अपन इस फॉर्मूला से, गामा इंटू A बाय L लिख सकते हैं ना। तो ये पहला वाला हो गया गामा 1 A1 बाय L1 और दूसरा वाला K2 हो गया गामा 2 A2 बाय L2। अब 2 स्प्रिंग जब सीरीज में हो तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर जैसा, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अब ये K1 K2 यहाँ यूज कर लीजिए, ये वहां यूज कर लीजिए, X आ जाएगा। ठीक है, यही चीज अगर सीरीज के जगह पैरेलल में होता रॉड तो कैसा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A1, यंग्स मॉडुलस Y1, लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। और इस पर नेट फोर्स लगा दिया मैंने F, फिर बोलता है X निकालने, तो क्या निकालते अपन, F बाय K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट बोले तो K1 प्लस K2 और K1 का मतलब Y1 A1 बाय L और K2 का मतलब Y2 A2 बाय L।
ठीक है, वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो इसका यूज यंग्स मॉडुलस का लिख डालिए आप। एक स्टेटमेंट लिख लेंगे हुक्स लॉ में। स्ट्रेस नहीं, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब नीचे ये सब बातें पूरा अब तो हो गया होगा, ये वाला हो गया। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन तो पढ़ा दिया ना यंग्स मॉडुलस के साथ। दूसरा बल्क मॉडुलस, इसे बीटा से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया एक्सेस प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसमें माइनस साइन लगता है। माइनस साइन क्यों लगता है? कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये जो डेल्टा पी है वह है प्रेशर एक्सटर्नल माइनस प्रेशर इंटरनल, और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला टर्म पॉजिटिव हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो छोटा हो जाएगा। और अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो ये वाला टर्म नेगेटिव, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव। तो हमेशा ये कॉम्बिनेशंस बना रहेगा प्लस माइनस का। इसका मतलब नेट चीजें होने वाली वो माइनस होने वाली। तो इसके फॉर्मूले में माइनस अपन लोगों ने पढ़े थे साउंड में, ये बातें साउंड में पढ़े थे ना, थोड़ा एकदम थोड़ा सा तो बताया ही था मैंने। तो ये V ऊपर चला जाएगा, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय चेंज इन वॉल्यूम विद नेगेटिव साइन। इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कई बार इसे K से डिनोट करते हैं या C से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। लिख डालिए आप। तीसरा है शेयरिंग मॉडुलस। शेयरिंग मॉडुलस, इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसे ईटा से डिनोट करते हैं। ये विस्कोसिटी नहीं है, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। फॉर्मूला हो जाएगा F टेंजेंशियल बाय एरिया बाय थीटा, तो F बाय A इंटू थीटा।
गया। नेक्स्ट इसका ग्राफ जो है, इधर स्ट्रेन, साइड में स्ट्रेस। हुक्स ने बताया था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बहुत दूर तक, उसके बाद हल्का सा ये कर्व टाइप का होता है ऐसा। ये वाला पॉइंट जहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो हुक्स का लिमिट है। जहां तक इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यहां तक हुक्स लिमिट तक ऑब्जेक्ट 100% अपने पोजीशन को रीगेन कर लेता, मतलब इसमें 100% रीगेन कर लेगा अपनी पोजीशन को। लेकिन जैसे इसको क्रॉस करेंगे यहां से यहां तक, मटेरियल अभी भी इलास्टिक ही है, लेकिन अब उसमें ये परमानेंट शिफ्ट आ चुका है, मतलब पूरी तरीके से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ छोड़ेंगे तो जहां था वहां पर रुकेगा भी नहीं, उससे पीछे की तरफ जाएगा। तो यहां तक इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, बस इस दोनों में फर्क इतना है कि यहां तक हुक्स लिमिट के अंदर 100% ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका नेचुरल पोजीशन है, अगर इसमें हमने फोर्स लगाए तो ये मान लीजिए यहां तक पहुंचा, अब फोर्स को बंद कर दिए तो ये वापस से यहां से हम यहां पहुंचे, यहां से वापस ये ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये होगा हुक्स लिमिट के अंदर। लेकिन इलास्टिक लिमिट में क्या होगा कि अगर ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, बट जहां हमने छोड़े थे वहां भी नहीं रुकेगा, यहां भी नहीं रुकेगा और यहां भी नहीं आएगा। ये परमानेंट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशंस यहां से लेके यहां तक जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, बट ये हुक्स लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट से पहले का कंडीशंस है। क्या ये बात आपको समझ गया? ये सब तो जानते ही होंगे ना पहले से, हाँ ठीक। यहां से आगे ऑब्जेक्ट प्लास्टिक हो जाता है, मतलब ये वाला जो है वो प्लास्टिक नेचर हो गया। इसमें से ये जो टॉप पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट, इसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब उस स्ट्रेस के बाद आपको फर्दर स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही वो ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, इस लेंथ पे तय होने वाला है कि ऑब्जेक्ट जल्दी टूटेगा कि ज्यादा। अगर ये लेंथ ग्राफ में आपको ज्यादा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, इसका मतलब जल्दी टूटने वाला है। वो मटेरियल। और अगर ये लेंथ छोटा दिखेगा, इसका मतलब देर से टूटने वाला। ठीक है, लिख डालिए। ग्राफ से सवाल आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं सब मैंने लिख दिया आपको। जल्दी टूटेगा मतलब डक्टाइल, ठीक है, नहीं सॉरी, जल्दी टूटेगा मतलब ब्रिटल, ठीक है। देर से टूटेगा मतलब डक्टाइल, उल्टा बोला मैंने, हाँ। प्लास्टिक मतलब ऑब्जेक्ट
नॉट रीस्टोर। इसके बाद विदाउट स्ट्रेस टूट जाएगा। सेल्फ, खुद से। जब वो कोई ऑब्जेक्ट खुद से टूटने के सिचुएशंस पे आ जाए, ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर जाए, तो उसे लिक्विड फ्लो कहते हैं। फिर मतलब खुद ही बड़ा होना चालू हो जाता है, फिर वो रुकता नहीं है, तो उसे कहते हैं लिक्विड फ्लो। मतलब ये टर्म यूज होगा इस वाले प्रोसेस में, उसे कहते हैं लिक्विड फ्लो। Find change in length of rod due to self weight. Due to self weight. Self weight. खुद के वजह से। तो अब ये देखो, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है हमको खुद के वजन की वजह से। इसका मास M है, तो वजन तो ये सेंटर पॉइंट पे लगेगा। कितना लगेगा? mg। ठीक है, सेंटर पॉइंट कितना दूर है? L/2 डिस्टेंस पे। यंग्स मॉडुलस इसका मान लेते हैं, रॉड का दिया हुआ है गामा। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होने वाला है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, यही होने वाला है। तो यहाँ से हमको ये निकालना है चेंज इन लेंथ, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया बाय फोर्स इंटू लेंथ। तो एरिया यंग्स मॉडुलस उल्टा कर दिया, ठीक है। चेंज इन लेंथ हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। फोर्स का मतलब mg, ठीक है। लेंथ का मतलब L या L/2। ये वजन जहां लग रहा है वो बोला L/2, ठीक है। ये mg यहाँ नहीं लग रहा है ना, और mg यहाँ भी नहीं लग रहा है। mg इक्विवेलेंट रूप में मानेंगे तो इस जगह लग रहा है, ठीक है। तो L/2 बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेडियस अगर r है, या तो a लिख लो, या रेडियस अगर r हो तो πr²। तो ये वैल्यू हो गया mgl/2 गामा πr²। आंसर बना दीजिए। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चंस के टर्म में ही लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन रॉड। तो जैसे आप ध्यान दीजिए, ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस पे मैंने लगाया फोर्स F, इससे रॉड में एक्सटेंशन हो गया, यहां पहुंच गया वो। चेंज इन लेंथ हो गया ΔL, ओरिजिनल लेंथ था L। तो इससे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव हुआ? तो अभी हमने K इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे क्या? गामा इंटू A/L, ये पढ़े थे ना K। और स्प्रिंग से अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो स्प्रिंग का जो होता है क्या होता है फॉर्मूला? ½ kx²। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो उससे लिख सकते हैं अपन
एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी कहिए, स्टोर्ड हाफ के गामा इंटू ए बाय एल, ये हो गया के एक्स स्क्वायर मतलब चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे डिराइव करना चाहो, मतलब अगर याद नहीं रहा तो फिर मैंने आपको स्प्रिंग से रिलेट करा दिया, आप आराम से हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसे डिराइव करना चाहे तो रॉड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुंचा, प्रोसेस से पहुंचा होगा, तो मान लेते हैं किसी समय में ये x का चेंजेज आया है, उस वक्त डेल्टा x में वर्क डन कितना होगा, तो हमको पता है गामा इक्वल टू होता है f बाय ए बाय चेंज इन लेंथ x बाय ओरिजिनल लेंथ l। तो यहां से f की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, देखो f बाय ए की वैल्यू गामा इंटू एक्स बाय एल, तो f की वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू ए इंटू एक्स बाय एल, ये हो गया फोर्स। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मतलब गामा इंटू ए इंटू एक्स बाय एल इंटू डी एक्स, एक्स की कम से कम वैल्यू 0, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डेल्टा एल, तो यहाँ से गामा इंटू ए बाय एल कॉमन ले लेंगे, ए बाय एल कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल, एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2l हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर बोले तो डेल्टा एल का स्क्वायर। तो या तो ये प्रोसेस लगा करके आप ध्यान रखें, या फिर आप स्प्रिंग से डायरेक्ट रिलेट कर देंगे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे आसानी से आपको ध्यान रह जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो आपको समझ जाएगा कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हाफ, यहां देखिए अगर एक एल नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक एल ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा गामा इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो डेल्टा एल बाय एल क्या हो गया, स्ट्रेन, तो ये हो गया 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी, ठीक है। इसे थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं। मैं अगर ऐसा करूं कि इसे स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहूँ, गामा मतलब फोर्स बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो इसे लिख दूंगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर स्ट्रेन को स्ट्रेस से रिप्लेस कर दूं तो गामा इक्वल टू होता है क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखूंगा, स्ट्रेस बाय गामा, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय गामा, तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाय गामा, यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बाय गामा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो आप सिंपली ये ध्यान रखिए, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और बाकी उसी से सब निकाल सकते हैं, ऊपर वाला भी निकाल सकते हैं, नीचे वाला भी निकाल सकते हैं। जब स्ट्रेन का स्क्वायर हुआ तो गामा मल्टीप्लाई हुआ, जब स्ट्रेस का स्क्वायर हुआ तो गामा डिवाइड हुआ, क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ओ हाँ, यही तो अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो ये जो अरे क्या था इसके बारे में पता नहीं, ऐसा एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा तो एनर्जी इसी में डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यही वाला टर्म हो जाएगा 1/2 गामा स्ट्रेन का स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकता हूं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या इसी को लिख सकता हूं स्ट्रेस का स्क्वायर बाय 2 गामा, ठीक है, लिख डालिए आप। नहीं बिल्कुल भी नहीं,
डेरिवेशंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट लिख लेंगे पॉइजन रेशियो। पॉइजन जो भी पढ़ना है आपको। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, कई बार किसी जगह म्यू से भी दिखेगा आपको। जब किसी रॉड के ऊपर फोर्स लगाए तो उसकी लेंथ में बदलाव हो गया। ये हो गया चेंज इन लेंथ, ये था ओरिजिनल लेंथ, ये था ओरिजिनल डायमीटर, और ये है चेंज इन डायमीटर। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो अभी हम लोगों ने पढ़े चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और एक होता है लेटरल स्ट्रेन, मतलब जो डायमीटर में चेंजेज आया। लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, ये प्लस में रहने वाला और ये माइनस में रहने वाला, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होंगे। ठीक है, और लेंथ कम होंगे तो डायमीटर बढ़ जाएंगे। इसी के रेशियो को कहते हैं पॉइसन रेशियो, मतलब लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये बात चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर इंटू एल बाय चेंज इन एल। ऐसा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बस ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 0.5 तक होता है थ्योरी के हिसाब से। प्रैक्टिकली जितना भी जगह निकाला गया तो कभी वो 0 से छोटा दिखा नहीं, 0 से 0.5, बट थ्योरी के हिसाब से नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, -1 से 0.5 लिख लेंगे पॉइसन रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain. इसके बाद ये बात लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, हो सके तो याद रखिएगा। हमसे तो आज तक नहीं हो पाया याद। लिख ली। एक क्वेश्चन ये बनाइए आप, एक रॉड है,
जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास M है लटका दिया गया। चेंज इन लेंथ वाला निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस Y। रॉड मासलेस है। दूसरा सवाल है, पुली है, यहाँ पर 2 kg का ऑब्जेक्ट लटका दिए, दूसरे तरफ में 8 kg का ऑब्जेक्ट लटका दिए। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm है। किसी मोमेंट पे यहाँ जो ये वाला लेंथ है वो 2 मीटर है, इसलिए उस मोमेंट पे चेंज इन लेंथ निकालना है। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 है। कर पाएंगे ये? तो सीधा सीधा x बोले तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय के इक्विवेलेंट। तो फोर्स की जगह mg और के इक्विवेलेंट की जगह गामा ए बाय गामा ए बोले तो पाई r²/L ऊपर चला गया। ये हो गया आंसर। रॉड का रेडियस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे ना। स्प्रिंग से रिलेट कर लेंगे तो आसानी से फॉर्मूला ध्यान रह जाएगा। वो रॉड का ही लेते हैं ना, मतलब एरिया वगैरह। हाँ, एरिया रॉड का लेते हैं ना, रॉड में ही एक्सटेंशन पूछ रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखिए, इसका स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस मोमेंट पे ये लेंथ 2 मीटर है, क्योंकि ये तो मोशन करेगा ना, तो फिर ये लेंथ बदलेगा, लेकिन जिस मोमेंट पे लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर यहां से वहां तक देखिए, पूरा ही दे देते, यहां से लेके यहां तक का लेंथ 2 मीटर। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा चेंज इन लेंथ बताओ। तो फिर से चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, फोर्स बाय के इक्विवेलेंट। तो फोर्स मतलब टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन। अब न्यूटन लॉ लगा के टेंशन लगा सकते हैं आप। तो ये निकालोगे तो 80 - 20 60/10 6 हो गया। टी की बात करेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो 8 × 10 - 6 32। इतना न्यूटन का टेंशन हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये न्यूटन का टेंशन होगा, तो फोर्स की जगह टेंशन 32/K इक्विवेलेंट गामा × A/L, L ऊपर चला गया। अब रख देते 32 × लेंथ 2 मीटर बाय गामा 2 × 10⁻11 एरिया पाई r², रेडियस है 1 mm, तो 1 mm 10⁻³ का स्क्वायर -6। आगे सॉल्व कर लीजिए आप। 32/π, L दे दिए ना 2, 10⁵ - 5, ये हो गया चेंज इन लेंथ।